दोस्तों नमस्कार। एक गैर राजनीतिक पदयात्रा राजनीति को प्रभावित कर सकती है। एक ऐसी पदयात्रा जिसमें चुनावी राजनीति का जिक्र ना हो, लेकिन भारत के भीतर चुनाव से हटकर कोई राजनीतिक दल जब कुछ भी सोच ना पा रहा हो, ऐसे वक्त में चुनावी राजनीति से इतर पदयात्रा करते हुए जिन मुद्दों को उठाया जाए, वो मुद्दे क्या भारत की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं? यह सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के दौर में कई बार उठा है, लेकिन आज उसका एक महत्वपूर्ण क्षण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पदयात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, जम्मू में एंटर कर चुकी है और जम्मू के घाव जितने हरे हैं और उस पर मलहम लगाने की सियासत जितनी गाढ़ी है, उसमें पदयात्रा अपने तौर पर सवालों को, अगर बेरोजगारी और महंगाई, इस देश के भीतर में नफरत और घृणा, इस देश के भीतर में नफरत फैलती हुई परिस्थितियों में कहीं प्यार का जिक्र कर रही हो, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। क्या इस आसरे भारत की राजनीति को या जम्मू कश्मीर को भी साधा जा सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर शब्द आते ही हर जहन में आतंकवाद का सवाल रेंगने लगता है, हिंदू मुस्लिम का सवाल रेंगने लगता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का सवाल रेंगने लगता है। लेकिन इस पदयात्रा के दौर में जम्मू पहुंचने के बाद भी अगर राहुल गांधी जिक्र लोगों के उस मर्म को छूने का करें जहां पर उनको जिंदगी जीने में परेशानी हो रही हो, और सवाल कहीं भी उस जम्मू कश्मीर का ना हो जो बीते कई दशकों से भारत के मानस पटल पर सियासत ने बैठा दिया है, तो जरा कल्पना कीजिए कि जम्मू के भीतर से निकलती हुई पदयात्रा क्या राजनीतिक जमी को बदल डालेगी? और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीरी पंडितों को लेकर 1990 के बाद से जो सवाल इस देश की सियासत में लगातार गूंजते रहे हैं, उन सवालों से हटकर, उन लोगों की परेशानी और सियासत द्वारा की जा रही राजनीतिक चुनाव की लकीरों से हटकर कश्मीरी पंडितों के दर्द को बांटने का जो सरोकार राजनीतिक जमी पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जमी पर राहुल गांधी खींचना चाहते हैं, उसकी एक बानगी, और वह कैसे समाज में नैरेटिव बदल सकता है और लोगों के जहन में जो सवाल हैं वह उनके प्रतिनिधि मंडल के जरिए जिन सवालों को रखा गया, उसकी एक बानगी जरा सुनने की जरूरत है। क्योंकि राहुल गांधी तो कल जाएंगे नगरोटा के पास कश्मीरी पंडितों की उस रिहाइश में जहां पर 25-30 हजार परिवार रहते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक प्रतिनिधि मंडल आया, उसने जिन बातों का जिक्र किया, पहले आप उसे सुन लीजिए। एक एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना बैठे हैं, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मीटिंग्स के टारगेट बन जाइए, तब आपको सैलरी नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशन बनाई है। ये आपका फेलियर है वहाँ पे, और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है। हमें तब तक रिलोकेट कीजिए कहीं पे आउटसाइड वैली, जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं, they are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. They have always used us. The name of Kashmiri Pandits, 4 lakh have been this thing has been happened. Only when election comes, they get activated regarding Kashmiri Pandits. Maybe next one I am on. I live in Srinagar sir. हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर लेंगे। I have got no security. I have got no whereabouts. जो एक चीज दिखा दी जो उनके से जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है, क्या उन्होंने नए क्वार्टर, वो उनकी पॉलिसी थी, वो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी जहां क्वार्टर बनानी है, वो उनकी पॉलिसी थी, वो नौकरियां उनकी पॉलिसी थी, वो कैश अनाउंसमेंट स्टार्ट किया कांग्रेस से, उन्होंने बढ़ाया, वो कांग्रेस सबसे बढ़ाया। इन सालों में उन्होंने किया कि एक नया बता दो। उन्होंने कहा क्या उन्होंने जो एवरेज एम्प्लॉयज है उनके लिए कुछ किया? आज तक कुछ नहीं किया। जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं इन्होंने वो तक बंद कर दिया हमारा, और कह रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। Actually, they don't want to solve the problem, क्योंकि it keeps the Hindu-Muslim issue alive in the country. राजनीति कश्मीरी पंडितों की भावनाओं से खेलते हुए उसे अपने चुनावी राजनीति का हथियार बना चुकी है, और अगर बना चुकी है तो इसे कश्मीरी पंडित अब समझ चुके हैं। क्योंकि जो संवाद का जिक्र था उसमें इस बातों का भी जिक्र किया गया कि एक तरफ सरकार गिलगिट, बल्किस्तान, पीओके
इनको लेकर अपनी रणनीति बताती है और बताती है कि किस तरीके से यह भारत में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों के घाव हरे रहें, मलहम कुछ ऐसा लगाया जाता है कि वो दोबारा बस ना सके। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इसके जरिए राजनीति तो दशकों से हो रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में राहुल गांधी दरअसल अगर बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की परेशानियां और बढ़ती हुई महंगाई से जो पैसा निकलता है वो चंद कॉरपोरेट के हाथ में अगर जाता है, तो जम्मू के भीतर के सवाल जो वहां की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो वहां के टूरिज्म से जुड़े हैं, जो वहां के उस ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं और शायद उन परिस्थितियों से जुड़े हैं जिसमें एक वक्त 6 महीने तक कश्मीर से सचिवालय निकलकर जम्मू आ जाता था और सरकार कहती है अब उसने इसे भी रोक दिया क्योंकि 200 करोड़ का फायदा हो गया और सारे काम ऑनलाइन होने लगे। तो जम्मू के भीतर के सवाल जो आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े हैं और सामाजिक त्रासदी जो कश्मीरों पंडितों की है और उसमें सांस्कृतिक राजनीति का घोल जो सियासत उसमें डाल देती है, इन सवालों को लेकर क्या पहली बार राहुल गांधी या कांग्रेस इस पाठ को पढ़ाना चाहते हैं कि दरअसल भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर के भीतर के सवाल भी वही सवाल हैं जो देश के दूसरे प्रांतों के सवाल हैं। और शायद पहली बार कांग्रेस का कोई नेता, वह भी नेहरू गांधी परिवार का सदस्य, वहां जाकर जिक्र कर रहा है कि यहां पर बेरोजगारी इस देश में सबसे ज्यादा है। सीएमआई का डाटा बतलाता है कि हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर ही वो राज्य है जहां पर बेरोजगारी 27% पार कर चुकी है। बेरोजगारी का शब्द आते ही लोगों के चेहरे पर आक्रोश उभरता है। महंगाई का जिक्र आते ही लोगों के अंदर यह सवाल उठता है कि रास्ता कैसे निकलेगा। और व्यापारियों के भीतर जो सवाल जीएसटी को लेकर है या नोटबंदी के बाद की परिस्थितियों को लेकर है, उसमें एक नया मोड़ राहुल गांधी अगर ये कहकर दे रहे हैं कि दरअसल ये सारा पैसा कॉरपोरेट मित्रों के पास जा रहा है और उनकी पूंजी बढ़ती चली जा रही है, जनता गरीब होती चली जा रही है, तो पहला मैसेज ये है कि दरअसल नैरेटिव बदलने की सोच राहुल गांधी ने पाल ली है क्या, और कांग्रेसी अभी इसे समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्योंकि इसी वक्त दिग्विजय सिंह भी भाषण देते हैं और जिक्र वह सर्जिकल स्ट्राइक का कर देते हैं और कहते हैं कि कोई हमारे पास प्रूफ तो दीजिए। तो भारत की सेना को लेकर उसके राजनीतिक तौर से लाभ उठाने की सोच अगर बीजेपी ने की या अगर इस देश के भीतर में सियासत की ढाल बने सेना के तमाम कार्यों को लेकर सवाल उठा, तो फिर दिग्विजय सिंह भी उसी दायरे में फंस गए। तो कांग्रेसियों के पारंपरिक राजनीति अभी भी पटरी पर आई नहीं है। राहुल गांधी प्रदेश दर प्रदेश गुजरते हुए अगर बड़े भोले मन से अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर देते हैं कि मुझे हर जगह से एक नया पाठ मिल रहा है, मैं इस देश को समझ रहा हूं, तो क्या कांग्रेसी से समझ रहे हैं? और कांग्रेस के भीतर के जो सवाल हैं वो बार बार 2024 को जब देखते हैं तो क्या उन्हें यह लगता है कि दरअसल इस पदयात्रा का अगर राजनीतिकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस को कोई लाभ ही नहीं होगा, तो ऐसी पदयात्रा का क्या फायदा? दूसरी तरफ पदयात्रा का मैसेज यह है कि हम उस राजनीति के नैरेटिव को बदल दें, और यह सवाल पहली बार जम्मू में उठा है। जम्मू सवाल इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर भी दुनिया भर में कई सवाल सरकार के कामकाज, उसके गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर उठते हैं। कांग्रेस की सत्ता रही हो या मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता रही हो, इन परिस्थितियों में वहां के लोगों के दर्द के साथ जुड़ जाने की स्थिति में जो सवाल उठ कर आए हैं उसमें है कि कल अगर राहुल गांधी नगरोटा के पास जो जागती माइग्रेंट कैंप है जो कश्मीरी पंडितों का है, वहां लगभग 20-25-30 हजार लोग रहते हैं, जिसको एक वक्त मनमोहन सिंह ने बनाया था, उस वक्त गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां पर जाएं, वहां से लोगों के मुलाकात करें और उसके साथ उनकी जरूरतों को अपने यात्रा के साथ जोड़ते हुए सवालों को उठाइए। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिक्र आज कश्मीरी पंडितों ने इसका भी किया कि वो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भीख क्यों मांगते हो?
तो यह बात जब कश्मीरी पंडित कह रहे थे तो राहुल गांधी अपने तौर पर जवाब दे रहे थे कि भीख नहीं, उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए, ये तो हक की बात कर रहे हैं। यह दरअसल वह परिस्थिति है जिसमें आप जम्मू कश्मीर के उस राजनीतिक 2 दशकों से ज्यादा जो सियासत के हाल में पिंग पोंग बॉल की तरह खेलते रही की परिस्थिति रही है, उससे हटकर है। और ध्यान दीजिए तो जिस नैरेटिव को बदलने की सोच इस देश के भीतर में इस पदयात्रा के जरिए देखी जा रही है, वह जम्मू आकर उसका एक एसिड टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टेररिज्म का जिक्र नहीं है, यहां पर सीमा पर सुरक्षा की तैनाती का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, यहां पर जिक्र कश्मीरी पंडितों की जिंदगी का है और उस जिंदगी से जुड़े सवालों का है, उस नई पीढ़ी का है जिसके सामने मुश्किल हालात हैं। तो क्या यह माना जाए कि इस बदलते हुए नैरेटिव में राहुल गांधी समझ रहे हैं या इस पदयात्रा में शामिल बहुत लोग समझ रहे होंगे, जो सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, जो कांग्रेस के भीतर एक दूसरा कैडर खड़ा करने की सोच शायद पल बढ़ रही है, जो नए युवाओं के जरिए जो कि 100 से ज्यादा की तादाद में पदयात्रा कर रहे हैं, उनको लेकर सवाल हो। लेकिन पारंपरिक राजनीति साधने वाले कांग्रेसियों के भीतर अब भी यह सवाल है कि हमें चुनाव जो लड़ना है उसी मैदान में लड़ना है जिस मैदान में सबसे माहिर रेफरी और स्ट्राइकर जो है वह बीजेपी के पास है। तो आप गोल कैसे करेंगे और आपको लाभ कैसे मिलेगा? शायद इसीलिए जनता भी ये पाठ पढ़ा रही है कि नैरेटिव बदलने की जरूरत है और उसके सवालों में वो परिस्थिति निकल कर नहीं आती है कि हम गोलियों से छलनी हो गए और उस दौर की राजनीति ऐसी थी। उनके सवाल मौजूदा वक्त से जुड़े हैं। यह पहला बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है जो जनता के नैरेटिव को बदलने की परिस्थिति में है। इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है, क्या जम्मू का पाठ यह बता रहा है कि विपक्ष के हैसियत के तौर पर अगर कांग्रेसी जो पारंपरिक राजनीति को जरिए राजनीति करना चाहते हैं, अगर वो नहीं सुधरे, अगर पटरी पर नहीं आए या फिर नहीं ही आएंगे या आ भी जाएंगे तो भी इस देश में विपक्ष की भूमिका में अगर जनता ही खड़ी हो जाए तो कांग्रेस और राहुल की इस पदयात्रा को अगुवाई करने में लाभ मिल जाएगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति भी बनाई जा रही है जहां पर जनता ही विपक्ष की भूमिका में आ जाए? क्योंकि यह सबको पता है कि 30 तारीख को जब रैली होगी तो उसमें तमाम नेताओं की गैर मौजूदगी दिखाई देगी जो विपक्ष के तौर पर हैं। ममता बनर्जी हो सकता है नहीं आए, अखिलेश यादव हो सकता है नहीं आए, मायावती कह ही चुकी है कि वो नहीं जाएंगे, केजरीवाल और केसीआर को तो निमंत्रण किसी भी फेज में किसी भी तरीके से नहीं दिया गया। हो सकता है वामपंथियों की मौजूदगी भी वहां पर नजर ना आए क्योंकि केरल में बहुत सीधा अटैक कर कर निकले हैं। इसके अलावे देखिएगा तो जो दूसरे राजनीतिक दलों की कतार है उसमें हो सकता है महाराष्ट्र से चलकर आ जाएं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए बिना कांग्रेस के ना तो एनसीपी एक कदम आगे बढ़ सकती है ना ही शिवसेना आगे बढ़ सकती है। तो राजनीतिक गुलदस्ता जो तैयार होता है उसे पूरा कर पाने में कांग्रेस सक्षम नहीं है। लेकिन इस देश की जनता के सामने जो मुश्किल हालात हैं वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक कमोवेश एक ही है क्योंकि भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों से जो जनता दो चार हो रही है उसके सामने एक ही मुश्किल है। वहां पर मजदूरों के पास काम नहीं है, किसानों के पास मुश्किल हालात हैं, डिग्रीधारियों के लिए रोजगार नहीं है, जो घर चलाते हैं किसी भी रूप में उनके लिए महंगाई सामने खड़ी और कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आता है कि ऐसी परिस्थितियों को साधे तो कैसे साधे, इसका समाधान निकले तो कैसे निकले। शायद इसलिए अगर जम्मू का ये पाठ इस बात की दिशा में ले जाता है कि गवर्नमेंट की नीतियों ने जब सचिवालय को शिफ्ट नहीं किया और कहा कि 200 करोड़ बचा लिए तो इससे वहां के व्यापारी जो ट्रेड से जुड़े थे, जो इंडस्ट्री, जो उद्योगपति थे, जो ट्रांसपोर्ट का पूरा सेक्टर था, पूरी तरीके से तबाही के कगार पे है। उनके मुद्दों को कौन उठाएगा? या जम्मू कश्मीर शब्द आते ही आप हमेशा टेररिज्म का जिक्र करेंगे? मुश्किल सवाल है ये। अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाएगा, इसका जिक्र भी धारा 370 को हटाने के साथ जुड़ा था। ब्लैक मनी का जिक्र भी था, टेररिज्म का जिक्र भी था, लेकिन इकोनॉमी को भी तो ठीक करना था। तो इकोनॉमिक परिस्थितियां डावाडोल क्यों हो गई? बेरोजगारी इस दौर में क्यों बढ़ गई? यह वैसे सवाल है जो लोगों से जुड़ जाते हैं, यानी राजनीतिक तौर पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि नैरेटिव बदलने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वह धीरे धीरे पनपती है।
तो जिन राज्यों से गुजरते हुए आए हैं वहां जिन जिन सवालों को खड़ा किया है, तो राजनीतिक तौर पर देखिए तो एक ही सवाल कमोवेश हर जगह रेंगा, जो एक राजनीतिक सवाल आरएसएस को लेकर था, सावरकर को लेकर था, और नफरत और घृणा के दौर में प्रेम और प्यार के दुकान लगाने का जिक्र हो रहा था। ये एक राजनीतिक तौर पर चीजों को परोसा जा रहा था, लेकिन इससे हटकर जो मुद्दे भी उठाए गए वो लोगों की जिंदगी की जरूरतों से जुड़े थे। अब यहां पर समझने की कोशिश करें कि जिन बातों का जिक्र हो रहा है, कि कश्मीरी पंडितों का जिक्र हो, जम्मू कश्मीर के हालातों का जिक्र हो, इसको लेकर एक सवाल यह भी है तो इसको संसद के भीतर क्यों नहीं उठाया जा सकता है। अपने भाषण में हालांकि राहुल गांधी ने जिक्र जरूर कर दिया कि हम बोलना भी चाहते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे गलत जीएसटी हो, चाहे चीन के जरिए जमीन को ले जाना हो, या जनता से जुड़े कोई महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लोकसभा और राज्यसभा में बोलने दिया नहीं जाता है, तो हम इसलिए निकले हैं। तो क्या जो यात्रा चल रही थी, 100 दिनों से ज्यादा की यात्रा हो गई, जब वो कन्याकुमारी में थी, केरल में थी, तमिलनाडु में थी, कर्नाटक में थी, महाराष्ट्र में थी, इन तमाम जगहों की कहीं कोई अनुगुंज इस दौर में जम्मू कश्मीर तक भी तो पहुंची होगी, और अगर पहुंची तो क्या उसी का असर है कि लोग इस वक्त अपने मुश्किल हालातों को बताने के लिए सामने आ रहे हैं, और राहुल गांधी का जो रिएक्शन है वह भी लोगों की जरूरत और जिंदगी की कठिनाई से जुड़ी हुई परिस्थितियों को उभारने का है। इन दोनों सवाल को मिलाइएगा तो आपके पास एक तीसरा सवाल निकल कर आएगा, तो क्या राजनीतिक तौर पर लाभ होगा कांग्रेस को? और जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें होंगी लोकसभा की परिसीमन के बाद? अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगनी है, 6 या 7, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो देश भर में उसका क्या असर पड़ेगा? और जम्मू कश्मीर सवाल आते ही जब वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है 370 के नाम पर, तो सवाल यह था कि 370 का जिक्र क्यों किया जाए, इस बात का जिक्र क्यों किया जाए जिस टेररिज्म और जिस राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सवालों को उठाता है। भूल की दिग्विजय सिंह ने राजनीति को साधने के लिए राजनीति की जमीन को बदलती हुई ये पदयात्रा के भीतर में जब ऐसी अनुगुंज होती है, जहां सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र दिग्विजय सिंह ने कर दिया, और बहुत साफ तौर पर नजर आया कि जब दिग्विजय सिंह ने यह भाषण दे दिया, उसके बाद पत्रकार जब उनसे पूछने गए तो जयराम रमेश को बीच में आना पड़ा, और उन्होंने बोला नहीं, डाइवर्ट मत कीजिए। ये मैसेज बहुत साफ था कि किसी भी हालत में यह पदयात्रा अपने लकीर पे जो चल रही है उस पर चलने दीजिए, लेकिन उसके भीतर की परिस्थिति बताती है कि भारत की राजनीति में कभी भी जनता से जुड़े मुद्दों को हिस्सा नहीं बनाया जाता था। ये मुद्दे अपने तौर पर राजनीति को प्रभावित कर दें, ऐसी सोच इससे पहले नहीं थी। तो क्या यह खुद ब खुद हो रहा है, या कुछ प्रयास हो रहा है, या पहली बार लग रहा है कि एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय नेता जो विरासत को कांधे पर लिए हुए है, और आज की विरासत नहीं है, वह मोतीलाल नेहरू के दौर से यानी आजादी के पहले की विरासत जो नेहरू गांधी परिवार की है, उस विरासत को ढोता हुआ शख्स इस देश में जनता के साथ सरोकार बना रहा है, ये कहते हुए कि बहुत मुश्किल हालात है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी ध्यान दीजिए, वह मुद्दे गायब है जिन मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर का जिक्र होता था, और जब जिक्र होता था तो उसमें कश्मीरी पंडित कांग्रेस के पास आकर इन बातों का जिक्र करे, ऐसा होता नहीं था जो हो रहा है। और अगर उस दौर में भी चले जाइएगा 1989 में, तो उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, समर्थन बीजेपी का था। तो इस राजनीतिक घटनाक्रम में सारी चीजें भुला दी जाती हैं, लेकिन लोग जब अपनी जड़ों पर लौटते हैं तो इन सवालों के साथ उठते हैं कि आखिर एक शानदार देश के भीतर में एक बेहतरीन जिंदगी जीने के अलावे किसी भी नागरिक की इच्छा और क्या हो सकती है, जहां तनाव ना हो, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में कोई कठिनाई ना हो। ऐसे सवाल भी भारत की राजनीति को पलट सकते हैं। यह एक सवाल तो है जो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा है। शायद इसका अगला हिस्सा आपको कश्मीर में नजर आए, और पूरी दुनिया की नजर है कि कश्मीर के भीतर में कैसी भीड़ रहती है, कैसे लोग रहते हैं, वहां पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन होता है, राहुल गांधी का कैसा भाषण होता है। और इस पदयात्रा के मद्देनजर जब कश्मीर लास्ट स्टॉपेज है तो उसके मतलब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर परखे जाएंगे, ये सच है। लेकिन दोबारा लौटिए इन स्थितियों में, क्या वाकई जो प्रतिनिधिमंडल कश्मीरी पंडितों का मिला, उन्होंने जो सवाल खड़े किए, क्या वाकई जो व्यापार की स्थिति है और इस देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें किसी भी राज्य के भीतर वहां के जो लोकल या वहां के जो
निवासी हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि बाहर से चीजें लाकर लादी जा रही है। अगर ध्यान दीजिए तो जम्मू कश्मीर में यह सवाल बहुत बारीकी से राहुल गांधी ने यह कहकर उठाया कि कल तक आपका व्यापार था वो आपका व्यापार नहीं रहा, और हर कोई जानता है कि सेब से लेकर कालीन तक पर कब्जा बाहरी व्यापारियों ने कर लिया है। उनके बिना कश्मीरियों की मौजूदगी हो नहीं पाती है, और जब हैंड टू माउथ की स्थिति आ जाए तो 2 जून की रोटी की मशक्कत के लिए कोई भी कहीं भी झुक जाता है। क्या इन परिस्थितियों को समझने की स्थिति में कोई राजनीति थी या नहीं थी? अगर नहीं थी और इस वक्त आ रही है तो क्या यह भारत की राजनीति की उस जमी को बदल देगा जिस जमी पर अभी तक जो राजनीति का खेल होता था वह हिंदू मुस्लिम के नाम पर होता रहा, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर होता रहा, या फिर इन सब से हटकर अपने तमाम मशक्कत के साथ सरकार जो अपनी उपलब्धियों का खांचा खींचती है उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें रेंगती रही, वो बदल जाएगी क्या? हो सकता है या हो रहा है। इन दोनों के बीच चलने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी मशक्कत सरकार ने अपने आप को लेकर की कि वह कितने शानदार तरीके से काम कर रही है। बीते 8 बरस में तो यही हो रहा था। फिर ऐसा क्या हो जाता है एक झटके में कि एक डॉक्यूमेंट्री आती है और सरकार को लगता है कि दरअसल उसकी पूरी छवि मटिया मेट हो जाएगी। इसका मतलब है कि क्या लोग भी समझ रहे हैं? और लोगों के भीतर अब यह सवाल है कि उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं क्या? तमाम प्लेटफॉर्म से गायब है, लेकिन इसके समानांतर क्या जो सवाल सेंसरशिप के उठ रहे हैं, जो बंदिशों के उठ रहे हैं, क्या एक नई परिस्थिति है जिसमें सरकार के सामने भी एक बड़ा मैसेज आ गया है कि अगर उसने खुद को नहीं बदला और अपने कामकाज के तौर तरीकों को नहीं बदला, या फिर अपने प्रचार प्रसार के जो तरीके थे जिसमें योजनाओं को बताना, बड़ी बड़ी योजनाओं के जरिए करना और यह भी कहना कि कश्मीर के भीतर कश्मीरी पंडितों की हालात कितनी बेहतर हो गई है, तो क्या ये सारी की सारी परिस्थितियों में जो ओरिजिनल जम्मू की फाइल थी कांग्रेस या राहुल गांधी उसे खोल चुके हैं? यह भी एक सवाल नया खड़ा हुआ है जो इससे पहले नहीं था, क्योंकि इन परिस्थितियों में अभी तक सियासत के मुद्दे ही लोगों के जहन में रहते थे। अब लोगों के मुद्दे सियासत के जहन में अगर आ रहे हैं तो नैरेटिव बदलेगा, और कांग्रेस के पुराने पारंपरिक नेताओं को यह समझ है या नहीं है, या यह समझ कब आएगी, कैसे आएगी, यह भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या वह उसी गेंद को मारेंगे जो गेंद बीजेपी ने फेंकी कि आप मारिए तो हम अपनी सियासत को साथ चुके हैं? क्या ऐसी परिस्थिति में पुराने कांग्रेसी नेता फंसे हुए हैं? क्योंकि इस दौर में पदयात्रा ने कांग्रेस को बदल दिया है या नहीं बदला है, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक जमी इस दौर में कुछ बदलती हुई दिखाई जरूर दे रही है। उस बदलती हुई जमी पर कौन सी सियासत करनी है जो लगे गैर राजनीतिक लेकिन जनता के सवालों से जुड़ी हुई हो, और जनता के सवाल ही राजनीतिक तौर पर उभर कर आ जाएं, इस दिशा में पहली बार इस पदयात्रा की परिस्थिति जम्मू कश्मीर सरीखे सेंसिटिव राज्य के भीतर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि भारत की राजनीति जो लगातार बीते 8 बरस से अगर आप देखें या 10 बरस, कुछ मनमोहन सिंह का काल भी ले लीजिए, उस दौर को परखना शुरू करें तो कमोवेश इसी के इर्द गिर्द घुमड़ती रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने आंख मूंद लिया। राहुल गांधी ने जिक्र भी किया कि चीन और पाकिस्तान एक ही प्लैंक पर खड़े हैं, और चीन के ऊपर भारत की आर्थिक निर्भरता जो आयात के जरिए है वो लगातार बढ़ते बढ़ते $100 बिलियन पार कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका और यूरोप और ब्रिटेन के भी कुछ सवाल भारत की इकोनॉमी को लेकर तब बड़े हो रहे हैं जब वो रशिया के साथ उसकी लगातार आर्थिक मसौदे पर समझौते बढ़ रहे हैं, चीन के साथ बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान के नेता अगर बेनजीर के बेटे अगर यूनाइटेड नेशन में जाकर जो कह देते हैं, इन सारे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो जरूरत क्या है? जरूरत इस देश को एक बांधने की है। इसमें जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों के किसी भी राज्य की तरह ही देखने की जरूरत है। वहां के लोगों को जो जिंदगी जीने की जरूरतें हैं उसी अनुकूल वहां की इकोनॉमी को डेवलप करना है, बाजार को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, और यह कमोवेश स्थिति देश के हर राज्य से जुड़ी हुई है। तो इस बदलती हुई नैरेटिव में जनता के सवाल सियासत को प्रभावित अगर करने लगे तो एक झटके में
उन राजनीतिक दलों के सामने मुश्किल हो जाएगी जो अभी तक अपना नैरेटिव बनाते थे और जनता को उस पर निर्भर होकर उसी राजनीतिक भाषा को समझना और बताने की दिशा में चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना पड़ता था। तो क्या कांग्रेस इस राजनीति को बदल रही है? तो आखिर के 5 सवाल जो सबसे बड़े सवाल हैं। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन इस चुनावी राजनीति में उजड़ चुकी है, लेकिन इस पदयात्रा ने एक नया नैरेटिव बनाया है जो नैरेटिव दूसरे राजनीतिक दलों के पास नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो नैरेटिव बन रहा है उस नैरेटिव में जनता के सवाल सियासत को प्रभावित कर रहे हैं और सियासत जनता से प्रभावित हो ऐसी राजनीति एक झटके में विपक्ष या सत्ता के पास नहीं है, जिसको पदयात्रा ने क्रिएट किया है। तीसरा सवाल, जो हर प्रांत के भीतर होते होते जब जम्मू कश्मीर का जिक्र हो रहा है तो वहां को लेकर भी जो राजनीतिक सवाल अभी तक उठते थे उससे हटकर अगर देश के दूसरे प्रांतों में उठने वाले सवाल को राष्ट्रीय तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उससे जोड़कर देखने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में उस मेन स्ट्रीम में जम्मू कश्मीर को लाकर खड़ा कर देना है जहां के लोग ये मानकर चले कि वो राजस्थान में रहे या तमिलनाडु में रहे या जम्मू कश्मीर में, स्थितियां कमोवेश एक सरी की है। चौथी परिस्थिति, इस बनते हुए नए नैरेटिव में बीजेपी का जो पूरा प्रचार प्रसार का टंटा है वह क्या एक झटके में ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि उसको लेकर सवाल नहीं है। जो बीजेपी के प्रचार प्रसार का जो पूरा भपका क्रिएट किया गया उससे हटकर लोगों की जरूरत से जुड़े छोटे छोटे सवाल हैं। और 5वां सवाल, अगर इन परिस्थितियों में देश की राजनीतिक नैरेटिव को बदलने की स्थिति में जनता आकर खड़ी हो जाए तो 2024 में किसी विपक्षी राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक तरफ कॉरपोरेट की इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी, बड़े राजनीतिक दल, बड़ी पूंजी, बड़ा मुनाफा और मुफलिसी, गरीबी, बीपीएल का बढ़ना, ये सारी परिस्थितियों के बीच की खाई में जनता ही विपक्ष की भूमिका में आकर उस राजनीति को बदलना चाहेगी जो राजनीति 1991 के बाद से भारत की आर्थिक सुधार के मद्देनजर इस देश पर रूल करती चली आई और इकोनॉमिक रिफॉर्म को यह माना गया कि उस देश की इकोनॉमी और व्यवस्था तभी सुधर सकती है जब उस पर लागू रहा जाए। लेकिन मौजूदा वक्त में वहां पर भी चूक हो चली है जहां अब जनता को तय करना है। तो क्या यह पदयात्रा उस दिशा में जा रही है? नैरेटिव बदल रहा है, कांग्रेस अभी भी बदली नहीं है और इन सब के बीच लोगों का पाठ जो जम्मू से निकल कर आ रहा है, उनकी अपनी परेशानियां जब तक राजनीतिक फ्रंट पर सबसे आगे नहीं चलेगी तब तक स्थितियां पुरानी राजनीति के अनुसार ही 2024 के परिणाम देगी, अन्यथा जनता बदलने को तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।